नमस्कार दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग पूरे सप्ताह अपने ऑफिस में काम करते हैं या अन्य दूसरे कामों में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से कई बड़ी डिफेंस संबंधी खबरें मिस हो जाती हैं। आपको अपडेट रखने की कोशिश में सप्ताह भर की सभी बड़ी खबरों की डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। पहली बड़ी खबर राफेल की तरफ से है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसकी एयरफोर्स राफेल का आसानी से सामना कर लेगी। भारत ने हाल के दिनों में ही अपना पहला राफेल जेट फ्रांस से हासिल किया है। इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया था कि उनके पायलट्स ने कतर देश की सहायता से पहले ही राफेल पर ट्रेनिंग कर ली है। पाकिस्तान की एयरफोर्स भले ही 27 फरवरी को भारतीय बॉर्डर को पार करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई हो और एक 50 वर्ष पुराने MiG-21 के बदले अपने एक F-16 को गंवा बैठी हो, लेकिन अपनी जनता को यही झूठ बताते फिर रहे हैं कि हमने एक सुखोई 30 MKI को भी गिरा दिया। इंडियन एयरफोर्स पहले ही पाकिस्तानी F-16 द्वारा दागी गई AIM-120 मिसाइल को, जिसे सुखोई 30 MKI के जैमर्स ने बेकार करके गिरा दिया था, उसके अवशेषों को इंडियन एयरफोर्स दिखा चुकी है। वहीं राफेल एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसकी मीटियोर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर से भी ज्यादा है और जिसका स्पेक्ट्रा काउंटर मेजर सिस्टम दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी काफी कम है और इसमें एक बहुत शक्तिशाली AESA रडार लगा हुआ है। बात फ्रांस की ही करें तो फ्रांस की तरफ से एक बार फिर से भारतीय जेट इंजन प्रोग्राम यानी कि कावेरी इंजन को ठीक करने संबंधी प्रस्ताव दिया गया है। फ्रांस की तरफ से डिटेल्ड प्रेजेंटेशन में कहा गया है कि अगर भारत 36 राफेल और खरीदता है तो वह अपने राफेल इंजन के ज्यादातर पार्ट्स को भारत में ही बनाएंगे, साथ ही कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को भारत को ट्रांसफर कर देंगे। इसके साथ ही कावेरी इंजन के को प्रोडक्शन का भी प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें फ्रांस तेजस फाइटर जेट के लायक थ्रस्ट प्रोड्यूस करने वाले कावेरी इंजन को डेवलप करेगा, लेकिन उसमें कुछ रॉयल्टी लेता रहेगा। भारतीय अधिकारी इस तरह के प्रस्ताव पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फ्रांस पहले भी 18 महीने में कावेरी इंजन को पूरी तरह से फिक्स करके देने की बात से पीछे हट चुका है। कावेरी इंजन के लिए जरूरी क्रिस्टल ब्लेड्स और बहुत ज्यादा टेम्परेचर को सहन करने वाले अलॉयज को तैयार करने में अभी तक भारतीय वैज्ञानिकों को कामयाबी नहीं मिल पाई है। भारत की एयरफोर्स के नए चीफ साफ कर चुके हैं कि फ्रांस से और ज्यादा राफेल नहीं खरीदे जाएंगे। अगली बड़ी खबर भारत के प्रमुख एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट सुखोई 30 MKI के बारे में है। जब भी भारत को किसी फाइटर जेट को ताकतवर बनाना होता है तो सुखोई 30 MKI का नाम ही सबसे पहले आता है। इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI में स्वदेशी अस्त्रा मिसाइल व सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को भी इंटीग्रेट कर दिया है। सिर्फ लेजर गाइडेड मिसाइल्स की आवश्यकता और थी। इसी तरह की इजरायली स्पाइस 2000 लेजर गाइडेड मिसाइल से ही भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके पर पूरी एक्यूरेसी के साथ एयर स्ट्राइक की थी। इसके लिए मिराज 2000 फाइटर जेट को भेजा गया था, जो सुखोई 30 MKI जितने पावरफुल और लॉन्ग रेंज वाले नहीं हैं। आगे कभी ऐसी एयर स्ट्राइक को करने के लिए सुखोई 30 MKI को ही इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए स्पाइस 2000 लेजर गाइडेड मिसाइल को इसमें इंटीग्रेट किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही सुखोई 30 MKI में ब्रिटिश ओरिजिन वाली एडवांस्ड शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। स्पाइस 2000 सिस्टम्स का वजन 1000 किलो है और इनकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर तक है। अगली बड़ी खबर चाइनीज 5th जनरेशन के फाइटर जेट के बारे में है। J-20 नाम से जो ट्विन इंजन का फाइटर जेट चाइना ने बनाया है और जिसे चाइनीज एयरफोर्स अमेरिकी F-22 की टक्कर का बता रही है, उसका सीरियल प्रोडक्शन बहुत तेजी से किया जा रहा है। साथ ही J-20 का एक नेवल वेरिएंट भी बहुत तेजी से बनाया जा रहा है, जिसे चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सके। J-20 को इतना जल्दी बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि अमेरिका ने चाइना के विरोधी देश जैसे कि जापान व साउथ कोरिया को F-35 बेच दिए हैं और साथ ही ताइवान को भी 66 F-16 वाइपर भी मिल गए हैं। इससे चाइना लगातार गिरता जा रहा है और चाइनीज एयरफोर्स में ज्यादातर 3rd या 4th जनरेशन के ही पुराने फाइटर जेट्स हैं, जो F-35 या F-16 का मुकाबला नहीं कर सकते हैं।
चाइनीज J-20 कोई खास स्टेल्थी नहीं है और ना ही यह सुपर क्रूज करने की काबिलियत रखता है, लेकिन इसकी रेंज ज्यादा है। यह लंबी दूरी तक उड़ सकता है और साथ ही इसमें 200 किलोमीटर रेंज की PL-15 एयर टू एयर मिसाइल भी लगी हुई है। कुछ समय पहले भी भारतीय सुखोई 30 MKI ने J-20 को बॉर्डर के नजदीक उड़ते हुए आसानी से अपने पावरफुल रडार से ट्रैक कर लिया था। बात करें मलेशिया की तो आप सबको पता ही है कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में मलेशिया ने बिना सही सूचना के ही, बिना डिटेल्स को जाने ही, सिर्फ पाकिस्तान की सहायता करने के उद्देश्य से कई ऐसी बातें कही जो भारत के खिलाफ जाती हैं। मलेशिया की इकोनॉमी में पाम ऑयल का एक्सपोर्ट एक बड़ा आमदनी का सोर्स है और भारत ही इस पाम ऑयल को सबसे ज्यादा मलेशिया से खरीदता है। इसके अलावा मलेशिया की टूरिज्म इंडस्ट्री भी काफी कुछ इंडियन टूरिस्ट पर ही निर्भर करती है। ऐसे में एक तरफ भारत मलेशिया को स्ट्रॉन्ग बनवाने में सहायता कर रहा है तो मलेशिया पाकिस्तान की हां में हां मिला रहा है। इसी को देखते हुए अब मलेशिया को ट्रेड यानी कारोबार के जरिए नुकसान पहुंचाने की तैयारी चल रही है ताकि फिर कभी कोई देश भारतीय हितों को गलत तरीके से नुकसान ना पहुंचा सके। भारत अब मलेशिया से पाम ऑयल की आपूर्ति को लगातार कम कर रहा है। टर्की ने भी इसी तरह से पाकिस्तान का समर्थन किया था और इसी कारण इंडियन नेवी फ्लीट के जहाज बनाने का एक बड़ा टेंडर टर्की को मिलने वाला था, उसे अब रोक दिया गया है। 5th जनरेशन के रशियन स्टेल्थी फाइटर जेट Su-57 की बात करें तो भले ही रशिया Su-57 को भारत, चाइना व कुछ खाड़ी देशों और टर्की तक को ऑफर कर चुका हो, लेकिन इसका पहला कस्टमर भारत का पड़ोसी म्यांमार बनने जा रहा है। Su-57 एक लॉन्ग रेंज का कई तरह के अलग अलग रडार से लैस फाइटर जेट है जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। भारत भी पहले Su-57 के ज्वाइंट डेवलपमेंट में रशिया के साथ था, लेकिन जब रशिया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में आनाकानी करने लगा और इसमें भारत की जलवायु के अनुसार कुछ चेंजेस करने के लिए भी तैयार नहीं हुआ तो भारत इस Su-57 प्रोग्राम से अलग हो गया था। हालांकि Su-57 के एक्सपोर्ट वर्जन को रशिया लगातार भारत को बेचने की पेशकश कर रहा है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक Su-57 की तरफ कोई झुकाव नहीं दिखाया है। म्यांमार पाकिस्तान से खरीदे गए JF-17 को भी ऑपरेट कर रहा है जिसे चाइना ने तैयार करके पाकिस्तान को सौंपा था। अगली बड़ी खबर भारतीय VVIP लोगों की तरफ से है। भारतीय प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए 2 वाइड बॉडी कस्टम मेड B777 प्लेन्स को खरीदा जा रहा है जो अगले वर्ष जुलाई तक भारत को प्राप्त हो जाएंगे। इस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स 1 का कॉल साइन दिया जाएगा व इसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट की सेवा में लगे एयरक्राफ्ट की तरह ही मिसाइल को जैम करके बेकार करने वाले जैमर्स और इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम्स भी लगे हुए हैं। साथ ही सेल्फ प्रोटेक्शन सूट भी इसमें लगा है। ये दोनों एयरक्राफ्ट $190 मिलियन की कीमत के साथ अमेरिकी बोइंग कंपनी से खरीदे जा रहे हैं। इसमें फ्लेयर्स एमिट करने का सिस्टम है और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर एक पूरे कमांड सेंटर लायक सारे कम्युनिकेशन सेटअप इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर अपना काफी सारा काम फ्लाइट के समय ही निपटा सकेंगे। अगली बड़ी खबर पड़ोसियों को सहयोगी बनाने से संबंधित है। भारत ने बांग्लादेश के साथ एक संयुक्त मिलिट्री एक्सरसाइज को किया है जिसमें दोनों देशों के कई नेवल शिप्स भाग ले रहे हैं। साथ ही भारत ने बांग्लादेश को इस बात के लिए भी राजी कर लिया है कि भारतीय निगरानी रडार्स को बांग्लादेश में इंस्टॉल किया जा सके ताकि बंगाल की खाड़ी पर पूरी तरह से नजर रखी जा सके। इससे पहले भारत म्यांमार को भी एक सबमरीन को देने व नेवल ट्रेनिंग के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है। भारत ने श्रीलंका व मालदीव के साथ भी अच्छे रिश्ते बना रखे हैं। केवल पाकिस्तान के साथ ही भारत के रिश्ते ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण है चाइना द्वारा लगातार JF-17 फाइटर जेट, कई तरह की मिसाइल्स व एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार पाकिस्तान को सप्लाई करना। भारत सऊदी अरब व ईरान के साथ भी अच्छे रिश्ते बना चुका है ताकि परस्पर सहयोग से सभी देश तेजी से डेवलपमेंट करें। अगली खबर है भारत, पाकिस्तान और सऊदी अरब की। सऊदी अरब रिलायंस इंडस्ट्री में $75 बिलियन लगाने वाला है, लेकिन इसके अलावा इस डील में खास क्या है? खास बात यह है कि भारत को कोशिश करके अपनी सभी रिफाइनरीज में सऊदी अरब को भी शामिल करना चाहिए। ऐसा क्यों? इसके 2 फायदे हैं।
पहला तो यह कि सऊदी अरब दुनिया का बहुत बड़ा तेल निर्यातक देश है, इसलिए वहां से लॉन्ग टर्म के सस्ते कॉन्ट्रैक्ट आसानी से हो सकेंगे। दूसरा और ज्यादा बड़ा फायदा है रिफाइनरीज की सुरक्षा। तेल की रिफाइनरीज किसी भी देश के सबसे महंगे एसेट्स में से होती है और ये अक्सर दुश्मन देश के निशाने पर होती हैं। पाकिस्तान के साथ छोटे लेवल की लड़ाई होने पर भी पाकिस्तान सबसे पहले इन्हीं रिफाइनरीज को डिस्ट्रॉय करके भारत को बड़ा झटका देने की कोशिश करेगा। पिछले दिनों ही हमने सऊदी अरब में भी देखा कि बहुत नीचे उड़ने वाली क्रूज मिसाइल्स को एयर डिफेंस सिस्टम नहीं पकड़ पाता है और इसी कारण ये रिफाइनरीज को आसान शिकार बना सकती हैं। ऐसे में अगर हम अपनी रिफाइनरीज में सऊदी अरब को जोड़ते हैं तो पाकिस्तान चाहते हुए भी इन रिफाइनरीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेगा, क्योंकि इससे सऊदी अरब नाराज हो जाएगा और जिस मदद या कर्जे से सऊदी अरब पाकिस्तान की लगातार सहायता कर रहा है वह रुक जाएगी। आखिरी खबर नेवी के मॉडर्नाइजेशन से संबंधित है। नेवी के बड़े बड़े जहाजों में डीजल का इस्तेमाल होता है, इससे पर्यावरण पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही इस तरह के जहाजों को डीजल की ऊंची कीमत होने के कारण ऑपरेट करना बहुत महंगा पड़ रहा है। जैसे दुनिया भर में हर व्हीकल को इलेक्ट्रिक में बदलने की कोशिश हो रही है, उसी तरह से इंडियन नेवी भी अपने शिप्स में इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन लगाने की तैयारी कर रही है। इससे काफी फायदा होगा। पहला फायदा तो यह कि इससे नेवल शिप्स काफी साइलेंट और बिना धुएं की ट्रेल वाले हो जाएंगे, जिससे उन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा फायदा है बड़ी बड़ी चिमनियों की जगह खाली हो जाएगी और इनकी जगह पर आधुनिक रडार्स व मिसाइलें लग सकेंगी। साथ ही इन नेवल शिप्स के परिचालन में होने वाला खर्च भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। नेवी में इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन का इस्तेमाल सबमरीन्स में बहुत पहले से होता आया है और अब इसके बड़े पैमाने पर दूसरे फ्लीट जहाजों में भी इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, ये थी सप्ताह भर की सभी बड़ी डिफेंस की खबरें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अपडेट रखने में यह वीडियो सहायक रहेगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।